संसद में बने गतिरोध को तोड़ने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस को एक बार फिर से उसकी देश की जनता के प्रति जिम्मेदारी को याद दिलाया है। एक लेख के माध्यम से वित्त मंत्री ने जवाहरलाल नेहरू के भाषण का उल्लेख किया है और कांग्रेस को देश की खातिर गतिरोध तोड़ने की अपील की है। और इस मुद्दे पे लगातार जिस तरीके से संसद में गतिरोध बना हुआ है, उन सारी चीज़ों को लेके इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ में स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी मौजूद हैं। शेष नारायण जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जो तस्वीरें कहा जाए इस सप्ताह अभी बीते समय से लगातार हम संसद से देखते आ रहे हैं, बिल्कुल गतिरोध बना हुआ है। क्या देश इस प्रकार की चीज़ों की अपेक्षा कर सकता है उन तमाम नुमाइंदों से जिनको चुन के भेजा गया है, तमाम उम्मीदों आकांक्षाओं के साथ में, और आपने एक तरीके का ऐसा व्यवधान बनाया कि देश ठहर सा रहा है? नहीं, बिल्कुल ये तो उम्मीद बिल्कुल नहीं है। ये 10 लाख लोग एक संसद सदस्य को चुनते हैं और राज्यसभा में पूरे राज्य के प्रतिनिधि बन के वो आते हैं, और आप अगर इस तरह से तोड़फोड़ की प्रवृत्ति करेंगे, ये डिस्ट्रप्शन जो अभी राष्ट्रपति जी ने कहा, 4th D, हाँ 4D, तो वो तो नहीं एक्सेप्टेबल है। और वो ये अब पता नहीं इस पर प्रिविलेज होगा कि नहीं होगा मेरे ऊपर, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो इनएफिशिएंसी है उसको कवर करने का कहीं तरीका तो नहीं है, क्योंकि इतने हथियार हैं लोकसभा और राज्यसभा। भारत की पार्लियामेंट में जो रूल्स हैं जी, सैकड़ों रूल्स हैं, वो सारे रूल्स अपोजिशन के मेंबर को, इंडिविजुअल मेंबर को, एमपी को प्रोटेक्ट करते हैं, सरकार को नहीं प्रोटेक्ट करते। सरकार से अगर कोई भी शिकायत हो तो वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, और आपके पास स्पीकर का प्रोटेक्शन होता है, रूल्स का प्रोटेक्शन होता है, और उन रूल्स को आप इस्तेमाल नहीं करते। हाँ। आज कहते हैं कि साहब बहुमत है और सरकार चलाना जो है वो सदन चलाना सरकार की जिम्मेवारी है। भाई साहब, अगर 1971 में इंदिरा गांधी का क्या मेजॉरिटी थी गरीबी हटाओ वाली, 5-6 लोग थे जी, और उन्होंने, लेकिन वो लाइब्रेरी में होते थे। लेकिन शायद इसी वजह से भारतीय लोकतंत्र को एक लंबे समय से ये कहा जाता है कि साहब किस प्रकार की बुनियाद को लेकर आगे बढ़ा है। इस मुद्दे पे हम बात जारी रखेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी के साथ में, लेकिन अरुण जेटली ने क्या कुछ कहा है एक लेख के माध्यम से, जरा उस पर पहले नजर डालते हैं, फिर इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि संसद का पिछला सत्र नहीं चल सका, संसद के मौजूदा सत्र पर भी बेकार चले जाने की आशंका मंडरा रही है। मौजूदा सत्र के कामकाज नहीं होने की वजह हर घंटे बदल रही है। एक बड़ा सवाल एक तरीके से उन्होंने कहा कि हर घंटे वो वजह बदल रही है। देश इंतजार कर रहा है कि संसद में सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा हो, विधेयक बने और जीएसटी को लागू करने वाले ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी मिले। इन सभी में बेमियादी देरी की जा रही है। हमें खुद से यह सवाल पूछने की जरूरत है कि क्या हम अपने लिए और देश के लिए सही से काम कर रहे हैं। ये बात वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक तरीके से कही है। ये जो बात है कि हर गुजरते दिन नहीं बल्कि हर गुजरते घंटे के साथ में आपका विरोध का जो मुद्दा है वो बदल रहा है, ये आपके विरोध की जो गंभीरता उसी को दर्शाता है। नहीं तो उसको तो अब यह है कि उनको विरोध करना है, उसमें बहाना ढूंढ लो। एक बार वो मालूम है ना कि एक बाघ जो है एक बकरी को हड़का रहा था जी, कि तुम पानी क्यों गंदा कर रही हो, हम इधर पी रहे हैं जी। तो उन्होंने कहा था पानी तो फ्लो तो इधर से, आप उधर हैं। तो उन्होंने कहा तो कोई बात नहीं, किसी और कारण से तुम हमको परेशान कर रहे हो। तो ये एटीट्यूड, अब जैसे जो कोर्ट से फैसला आया जी, एक पार्टी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के हाजिर होने के लिए पूछा गया, और हाई कोर्ट ने कहा नहीं भाई ठीक है, इनको हाजिर हो जाने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मतलब सब कुछ स्मूथली चल रहा था। जीएसटी पे बाकायदा दोनों बड़ी पार्टियों में समझौता हो गया था, और पक्ष में विपक्ष में कांग्रेस उस पर राजी थी। तो उस मुद्दे पर आपने कहाँ प्रोवाइडेड है? और जिन जवाहरलाल नेहरू के लेगेसी को आप क्लेम करते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने तो ऐसा कभी नहीं होने दिया होगा। वो तो यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह, सारे लोग, कोर्ट में जाना कोई गाली नहीं है भाई। बिल्कुल एक अप्रत्याशित सी स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन जिस बात का जिक्र आप भी कर रहे हैं कि ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिनका बहुत सीधे तौर पे संसद में बहस करने का, शायद राज्य से जुड़े हुए मुद्दे की बात करें, आज भी जैसे पंजाब के दलितों का मुद्दा उठाने की बात की, लेकिन एक इसको आयरनी ही कह सकते हैं कि राज्यसभा में SC/ST के खिलाफ जिस प्रकार के अत्याचार होते हैं उससे संबंधित बिल, वहां पे उस पर बहस होनी थी, बावजूद इस प्रकार के मुद्दों बहस नहीं हो रही, बल्कि ये सतही मुद्दे उठाए जा रहे हैं। अरे भाई, आप राज्यसभा में, आपके पास जो लोकसभा में रूल्स हैं उसी तरह राज्यसभा में भी रूल्स हैं। आप तरह तरह के प्रस्ताव ला सकते हैं, सरकार को घेर सकते हैं। मैंने आपसे जो जिक्र किया वो ऐतिहासिक संदर्भ देना जरूरी है कि जब 1971 में लोग बहुमत आया इंदिरा गांधी का, ये माना जाता था कि बस अटूट है, अब ये संविधान संशोधन 2/3 मेजॉरिटी थी और हर राज्य में उनकी सरकार थी। लेकिन 5-6 सदस्य
अटल बिहारी वाजपेयी अभी जीवित हैं, बाकी सब नहीं है। मधुलिमय, ज्योतिर्मय बसु, इंद्रजीत गुप्ता, इन मधु दंडवती सब जिंदा थे, सब लोग थे। और उन्होंने हर मुद्दे पे, ये जो मारुति कार है आपको बता दूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। थोड़ा संक्षेप में, क्योंकि मुद्दा फिर लंबा चला जाएगा ना। हालांकि आप जो बात कर रहे हैं वो बहुत तरीके से मौजूद सी बात है, लेकिन जिस प्रकार की जो चीजें, क्योंकि अगर जैसा जेटली साहब ने जो अपना लेख लिखा कि बीते सत्र का मानसून की बात करें, वो 15 सालों में सबसे अनप्रोडक्टिव एक तरीके से सेशन के तौर पर देखा जा रहा है। उससे पहले बजट सेशन में बहुत काम हमें देखने को मिला। वर्तमान भी जो सत्र चल रहा है वो अगर धुल जाएगा तो इस प्रकार से तो जितने बड़े बड़े विधेयक वो तरीके से थम जाएंगे। नहीं, इसमें देखिए साहब, सरकार रास्ता कहां से निकले? नहीं, देखिए मैंने तो इसी सदन में, इसी लोकसभा में एक दिन में बजट पास होते देखा है। वॉइस वोट से पास कर लेते हैं लोग। मुद्दा जहां पे क्लास बाय क्लास डिस्कशन होना है, सारी चीजें होनी, ये पास तो कर लेंगे, लेकिन जनता महरूम। हम एज ए जनता, एज ए पीपुल, पार्लियामेंट इसीलिए बनाई गई है कि हमको ये जानने का हक है कि हमारे चुने हुए लोग क्या कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि हल्ला के अलावा कुछ नहीं कर रहे। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जब हम बड़े हो रहे थे तो रोज अखबार में होता था कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया। एक नियम 197 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाता है। सरकार कहीं कोई गलती करे, आप उसको घेर सकते हैं, तो आप उसको क्यों नहीं, इन्होंने गलती की, ठीक है, दलितों के आपने प्रोवाइडेड है, एक्ट है, उस एक्ट की तरफ नोटिस दो और आप उन पे बहस करो। आप हल्ला करके, तो हल्ला उससे बेहतर तो हम कर देंगे। कोई भी आदमी 10 आदमी खड़े कर दो, तो साहब आप 10 लाख आदमी के एक स्टेट के प्रतिनिधि हैं, तो आप हल्ला करने वाला जो आर्गूमेंट है, और ये आज की कोई बात नहीं, ये 20 साल से ये अपना अक्सर होता रहता है। तो इसको हटाने की जरूरत है। सरकार के खिलाफ आप प्रस्ताव ला सकते, तमाम नियम है। क्वेश्चन आवर में आप सवाल पूछें। आप अविश्वास, वीपी सिंह की सरकार मालूम है कैसे करी थी? इसी सदन में अविश्वास प्रस्ताव लागू, सरकार गिरा दी। ये अगर आपको लगता है कि दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, तो आप जनमत, आप योर लीडर्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन। जाहिर सी बात है, उस संसदीय व्यवस्था में बहुत से प्रावधान है जिनका इस्तेमाल करके आप अपना तमाम तरीके का विरोध जता सकते हैं। लेकिन जो वर्तमान एक तरीके से गतिरोध लगातार बना हुआ है, वो किस ओर ले जा रहा है? क्योंकि अगर गतिरोध इस तरह से बना रहा तो जो रास्ता निकालने की जो बात लगातार की जा रही, वो कैसे निकलेगा? क्योंकि बहस का स्तर की तो बात छोड़ दीजिए, जब बहस ही नहीं हो रही, जिस स्तर की आप बात कर रहे हैं वो तो बड़ा दूर की कौड़ी नजर आ रही है। नहीं, लेकिन बहस करने के लिए सारे लोगों को इकट्ठा होकर बैठना पड़ेगा। आप सरकार तो तमाम बार ऐसा मंच मुहैया करा चुकी, आज भी बात हुई है। अरे भैया, तो जो डिसरप्शन कर रहा है, जो राष्ट्रपति जी ने कहा, जो डिसरप्शन कर रहा है उस पर लाजिम है। और अब मैं आपको एक बात बता दूं, 10 साल पहले, 5 साल पहले तक तो आप कुछ भी करके निकल जाते हैं, लेकिन आज स्थिति यह है कि पब्लिक ओपिनियन का जो लिवर है ना, वो आप अखबारों के पास नहीं है। अब पब्लिक ओपिनियन का लिवर जो है, हर आदमी के हाथ में फोन है और वो सब अपनी राय दे रहे हैं। तो आप जिसने आपको चुन के भेजा है, पहले हल्ला गुल्ला करके आप सरकार को नाकारा, सरकार तो अभी हमने देखा वो कह रहे हैं वेंकैया नायडू तो हर विषय पे बहस करने को तैयार खड़े हैं, तो आप बहस क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं इस बात को लगातार इस बात को रेज करता रहा हूं कि अगर आप संसद में बहस करेंगे तो लाइव दिखाया जाता है, तो जो आपके कंस्टिट्यूएंट्स हैं जिन्होंने आपको चुन के भेजा है वो एजुकेट होंगे। एक उदाहरण लीजिए, लोकपाल बिल पास हो गया, लोकसभा से पास हो गया, सब हाँ भले भले बड़ा अच्छा हो गया। राज्यसभा में जब गया तो ये जो आज के वित्त मंत्री हैं, ये उस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन थे जी। इन्होंने जो इंटरवेंशन किया, रेड पर छापा मारा जाएगा, अरेस्ट होगा, उसमें प्रोविजन था कि आपके सीनियर से परमिशन लेकर अरेस्ट होगा। तो अरेस्ट कहां हो रहा, रेड कैसे होगी? जब आपको बता दिया जाएगा कि आप मेरे बॉस हैं, आपको बता दिया साहब बात है। तो ये बातें उन्होंने उस एक्ट में डलवाई और कानून उस रूप में पास। शायद भारतीय संसदीय व्यवस्था की यही खूबसूरती है कि आपके विरोध के बावजूद आपका जो रचनात्मक विरोध है उसकी गुंजाइश है, उसकी जगह भी है। लेकिन अगर वो गुंजाइश की अगर संभावना ही खत्म कर दी जाएगी तो इस प्रकार जितने महत्वपूर्ण चीजें रुकी पड़ी हैं उसका रास्ता कैसे निकलेगा? बात ये कि लगातार बात भी हो रही है, मीटिंगें भी हो रही है, लेकिन कहीं एक रास्ता जाता नजर नहीं आ रहा। तो रास्ता तो वहीं से आना आएगा, जो लोग डिसरप्शन कर रहे हैं। अगर आप डिसरप्शन कर रहे हैं, हम शेष नारायण सिंह कर रहे हैं, तो इनको रास्ता दिखाना। डिसरप्शन क्यों कर रहे हैं आपको ये बात करना पड़ेगा। और ये लोकसभा जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। आप सबसे बड़े, पूरा देश वहां रिप्रेजेंट होता है, पूरे देश के हितों के। आपका एक मामला आ गया, अब जैसे आज का मामला जो है वो हम उसको लॉ एंड ऑर्डर का माने, चलो नहीं मानते,
एक दलितों के प्रति जनरल एटीट्यूड की बात है, ठीक, उस पर बहस करो। बिल्कुल। जैसे और ये आज लंबित भी था राज्यसभा में, इस बिल पे चर्चा भी होनी थी, तो आप लेकिन करो, यही आप चीज है बताओ, कि नहीं, बड़ी आप- तस्वीर में छोटी चीजों के चलते वो बड़ी तस्वीर खो जा रही है। कम से कम ये समस्या, ये समस्या आम आदमी की को समस्या है। बिल्कुल समझना भी पड़ेगा। और बहुत शुक्रिया शेष नारायण जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हालांकि